हेलो एस्पिरेंट्स। तो पिछली वीडियोस में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को फिज़िक्स में दिक्कत आ रही थी और मैंने टेस्ट सीरीज़ रिलेटेड सारा कुछ बताया कि कैसे टेस्ट देना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अब भी एक कन्फ्यूज़न रह गई कि बुक कौन सी सॉल्व की जाए, कि बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए कि फ़िज़िक्स के कोई भी क्वेश्चन अगर किए जाएँ कहीं और से तो उस बुक में हो और उस बुक के करने के बाद कोई भी ऐसी टेंशन ना रहे, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं भी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में था, तो मैं अपनी बात बताऊँ तो 11th मैंने ऐसे ही गुज़ार दी थी, 12th का आधा चला गया था। 12th के लास्ट में मुझे जाकर ये बुक मिली थी जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो उस बुक को करने के बाद मुझे ये पता चला कि काश ये बुक पहले मिल जाती, और उसके बाद से मैंने ये बुक सबको सजेस्ट करनी शुरू कर दी कि यही बुक पढ़ा करो फ़िज़िक्स के लिए। जैसे मैं अलग सर को फ़िज़िक्स के लिए अलग सर के ओल्ड लेक्चर सजेस्ट करता हूँ, इसी तरह वो बुक भी सजेस्ट करने लगा, ठीक है? तो मैं उसी बुक के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो थोड़ी अलग इसलिए है कि आज मैं आपको फ़िज़िक्स के जो नीट में आए हुए क्वेश्चन्स हैं वो विद प्रूफ लेकर आया हूँ कि वो क्वेश्चन और बुक में प्रेज़ेंट क्वेश्चन दोनों किस तरह से मैच खाते हैं। मैं आपको वो दोनों दिखाऊँगा कि कैसे वो दोनों मैच खाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में ये बुक जो है वो मतलब नीट के लिए बहुत परफ़ेक्ट है, ठीक है? तो कुछ ही क्वेश्चन्स लाया हूँ, अब ज़्यादा के लिए टाइम भी नहीं रहता है वीडियो में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊँ तो ये आया था लॉजिक गेट का नहीं, मतलब सर्किट का आया था। तो गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट एरिया ऑफ, ये है मतलब द आउटपुट ऑफ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ। तो इसमें अगर देखें हम, तो इसमें पहले ये नॉट गेट लगा हुआ है, फिर ये नॉट गेट लगा हुआ है, फिर ये नॉट गेट लगा हुआ है, जो भी होता है, ठीक है? अब मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। तो इसमें जो गेट लगा है, इसमें जो गेट लगा है और इसमें जो गेट लगा है, और इसका आंसर एंड था, ठीक है? तो अब वही क्वेश्चन अगर मैं इस बुक में देखूँ ना, तो यहाँ पर भी नॉट गेट है, यहाँ पर भी नॉट गेट है, यहाँ पर भी नॉट गेट है, और फिर उसके इसका आंसर भी एंड ही गेट था, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे याद था, तो मैंने एग्जाम में इजीली कर लिया। तो आप देखिए कि इवन इसका ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम तक बिल्कुल सिमिलर है, डायग्राम बिल्कुल मैच खाया हुआ है, इवन आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो फिर उसके बाद इससे प्रूफ होता है कि बिल्कुल आंसर क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया इसी बुक से, सिंपल सी बात है, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि अ टाइटली वुंड 100 टन्स ऑफ कॉइल है, एक कॉइल है जिसके पास में 100 टन्स कॉइल है, ठीक है? और फिर 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, करंट 7 एम्पियर है, और निकालना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ कॉइल पे। अच्छा, टेक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इस बुक की तरफ, ठीक है? तो इस बुक में अ सेंटर ऑफ 0.1 एम्पियर, वहाँ पे 7 एम्पियर, कॉइल है 100 टन्स का, वहाँ पे भी 100 टन्स का, हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद परमिएबिलिटी की भी वैल्यू दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखिए कितना मतलब बिल्कुल वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा वही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी हुआ है यहाँ से, वैल्यू तो चेंज होगी, फिजिक्स में तो वैल्यू चेंज होती ही है, तो वैल्यू चेंज हुई है। इवन पहले वाले क्वेश्चन में तो डायग्राम तक चेंज नहीं किया इन्होंने, और इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, वो भी 100 टन सेम है, और फिर आंसर आ जाएगा इजिली, ठीक है? क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं, ये सारे सैंपल्स दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 3 और भयंकर है। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। तो मास जो है वो 1/10 ऑफ अर्थ है, और डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ अर्थ है, ठीक है? ये दो कंडीशन दी, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट निकालना है, सिंपल सा, ठीक है? अब क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग माने जाते हैं, तो उसको करने के लिए फिर आपको टाइम चाहिए, ये वो। तो उसके लिए मैं कहूँगा आप लोग कुछ ट्रिक्स याद रखो, कुछ शॉर्ट फार्मूलाज याद रखो, जिससे मतलब हो जाता है। जैसे मैंने एक शॉर्ट फार्मूला याद रखा था जी का, जी इक्वल्स टू क्यों रो रहे हो, तो क्यों ये मेरा अपना बनाया हुआ था, तो जी इक्वल्स टू क्यों से के मतलब कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें जी आता है, 4 पाई ये सब आता है, तो उसको इग्नोर कर देना। क्यों रो रहे हो, तो रो से क्या होता है, रो मतलब डेंसिटी, रहे हो से आर से रेडियस आता है, तो के रो आर इक्वल्स टू जी, इससे कोई सा भी चेंज निकल आ जाता है, क्योंकि के तो कांस्टेंट है अगर रेडियस की बात होती है। खैर, तो ये ऐसे शॉर्टकट्स आपको बनाने पड़ेंगे ग्रेविटेशन में, एक्स्ट्रा बात हो गई मुझसे। तो मास ऑफ प्लैनेट 1/10 है, डायमीटर हाफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। अब इस बुक में अगर देखें तो सेम है, मास ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ से ट्वाइस है, और डायमीटर ऑफ द प्लैनेट थ्राइस है, ठीक है? और फिर वही सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना। मतलब कितना सिंपल और सिमिलर क्वेश्चन है कि दोनों में बस वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी क्वेश्चन पूरा इधर का उधर कर दिया गया, ठीक है? तो अगर आप ये बुक सॉल्व कर लिए तो फिर तो आपसे ये क्वेश्चन हो गया ना नीट का, ये फायदा होता है अच्छी बुक का। तो मैं जब नीट का पेपर देने गया, तो मैं फिजिक्स देखने के बाद या कोई भी पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैंने तब किया हुआ है, ये क्वेश्चन तब किया हुआ है, कोई क्वेश्चन मुझे नया लगा ही नहीं, सिवाय बॉटनी के। मेरा बॉटनी सबसे बेकार गया। तो मेरे जूलॉजी में 180 है, लेकिन पूरे बायो में 340, तो 20 नंबर बॉटनी ले गया। खैर, तो बॉटनी मेरी थोड़ी कमज़ोर थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के जो कोइंसाइड कर रहे हैं n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है। इतना डिवीजन है वर्नियर का जो कोइंसाइड कर रहा है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से। अगर 1 MSD 0.1 mm है तो वर्नियर कांस्टेंट बताना है। ये जो वर्ड था ना वर्नियर कांस्टेंट का, मैं बात करूँ तो एमआर सर ने जो लास्ट में उत्थान सीरीज करवाई थी ना, उसमें इन्होंने ये वर्नियर कांस्टेंट का वर्ड यूज़ कर दिया था। इस वजह से मुझे पता था कि वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको बड़े टीचर्स या एक्सपीरियंस टीचर्स जब कोई क्वेश्चंस करवाते हैं तो आपको वो वर्ड चूज करवाते हैं जो कि नीट घुमा के पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, उनका क्वेश्चन इसलिए गलत चला गया, ठीक है। तो आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी कि n+1 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के और कोइंसाइड कर रहे हैं n डिविजन से। अब आ जाता है इस बुक के। तो इस बुक में मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर और n डिविजन्स, ठीक है, ये तो हो गया। n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ, तो यहाँ पे क्या है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। वहां पर क्या था, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर। वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ तो सेम है। इवन अगर आंसर देखें ना तो 1/n 1/10n 1/n+1 ये वो ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब कि यूनिट्स का चेंज हुआ है। यूनिट्स के चेंज होने की वजह से 100 वगैरह आया है, वरना ओवरऑल देखें तो इसमें वैल्यूज़ का चेंज है और कुछ नहीं। और ये देखिए नीट 2029 का क्वेश्चन है, तो मैंने PYQs इसलिए उठाए क्योंकि मैं ये भी प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इस बुक में जो PYQs दिए हुए हैं ना वो भी बहुत रेलिवेंट है आपके लिए। तो आप उस बुक के PYQ ज़रूर करने, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि उस बुक से आपको क्या क्या पार्ट करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे कि अब तेज़ी से चलूंगा थोड़ा सा, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन पूरे का नहीं निकालना था, इसमें एक लाइन का निकालना था। तो एक लाइन का निकालता है ना तो 0 का आएगा, क्योंकि PV है ना तो V कांस्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से 0। तो एक लाइन का निकालना था, जबकि इस बुक में यही क्वेश्चन था बट नेट वर्क डन निकालना था जिसमें पूरे का वर्क डन निकालना था, ठीक है। तो ये अंतर था, वरना तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आराम से। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आपको बीच का फोर्स बताना है कि ए बी पर कितना लगा रहा होगा, सिंपल सा, ठीक है। यही बुक का क्वेश्चन है कि 3 ब्लॉक्स है, यहाँ वहाँ पे 2 ब्लॉक था ना नीट में, यहाँ पे 3 ब्लॉक थे, 3 ब्लॉक और इधर से एक फोर्स लग रही है, कितने की है, इफ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, वहाँ पे 10 न्यूटन, 14 न्यूटन लग रहा है। और फिर इसमें क्या पूछा है, ए एंड बी के बीच में क्या फोर्स है, वहाँ पे भी यही पूछा था, ए एंड बी के बीच में क्या फोर्स है। जो फॉर्मूला इधर वही फॉर्मूला उधर, सिंपल, बिल्कुल ट्रिक्स याद कीजिए आराम से हो जाएगा। तो ये भी CBSE AIPMT 2015 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन रिलेवेंट था तो इस बुक में प्रेजेंट है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस बुक के हर पार्ट को प्रेजेंट जो भी है वो बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और पानी के ऊपर उसको रख दिया, ठीक है। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इतना, तो एक्सेस फोर्स कितना चाहिए कि उसे फिर से उठा सके, मतलब रखा हुआ है उसे दोबारा उठाना है तो कितना फोर्स चाहिए। तो पानी भी तो उसको कुछ टेंशन से खींच रहा है। तो मैं सही बताऊं, मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया ही नहीं था। इवन मैं परसों जब ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत चल रही थी, मेरी काउंसलिंग भी चल रही है तो मैं उसमें भी बिजी हो जा रहा हूँ। तो जब इस वीडियो के लिए मैं पूरा प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो नीट का पेपर निकाला मैंने और ये क्वेश्चन देखा। मैं 5 मिनट तक सॉल्व करता रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है, ये है किस चैप्टर का। लेकिन धीरे पेन पकड़ा। मेरा ये रूल है कि ना भी आए कुछ, लिखना चालू करो, कुछ ना कुछ तो लिखाएगा। तो वही पेन उठाया, हो गया। तो यहाँ पे वही रखा, तो एक्सेस फोर्स बताना था। सिंपल सा फॉर्मूला है कि सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सॉरी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन। तो सिंपल सा वही था कि उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना और वो निकल आएगा, ठीक है। तो इस बुक में अगर देखें तो अ लिक्विड इज केप्ड इन अ बीकर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंसीडरिंग अ डायमीटर ऑफ बीकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, फाइंड द फोर्स बाय व्हिच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर पुल द सरफेस ऑन द। इसमें लिखा हुआ है कि पानी उसको कितने फोर्स से खींच रहा है। अरे जितने ऊपर से हम उसको उठाएंगे उतने ही से तो नीचे भी वो खींच रहा होगा, तभी तो हम ऊपर लगा रहे हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी मैंने लगाया था, आंसर सेम आना है, ठीक है। तो मतलब इतना कुछ मैंने बताया ये प्रूव करने के लिए कि आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो, बेफिक्री से यूज़ कर सकते हो। ये आपको सही गाइडेंस देगा। एक कमेंट बॉक्स में मैंने देखा किसी ने लिख रखा था कि कौन कौन से पोर्शन करने हैं इस बुक के। तो इस बुक का नाम है DC पांडे, बहुत अच्छी बुक है, 2 वॉल्यूम आती है, इतनी मोटी मोटी। और मुझे 2 महीने लगे थे, 2-3 महीने के अंदर मैंने पूरी बुक दोनों वॉल्यूम कर डाली थी। तो आप भी अगर जोश में करते हो तो अभी 8 महीने हैं आपके पास, अच्छे से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि DC पांडे में बहुत सारे सेक्शंस बने हैं, जैसे कि उसका एग्जाम्पल सेक्शन अलग है, चेक सेक्शन अलग है और बहुत सारे सेक्शंस हैं। आपको उतना कुछ नहीं करना है, आपको करना है टेकिंग इट टुगेदर। टेकिंग इट टुगेदर में 70 से 100 के बीच क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको सारे करने हैं। टेकिंग इट टुगेदर में चाहे जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे करने हैं।
टेकिंग इट टुगेदर के बाद में मेडिकल एंट्रेंस गैलरी आएगी, मैच दी कॉलम आएगा, ये वो आएगा, उतने पे ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। अगर आप टेकिंग इट टुगेदर ही अच्छे से कर लेते हो काफ़ी है। उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस गैलरी में आओगे आप, तो वहाँ पे PYQs की पूरी लिस्ट मिलेगी, PYQs कर लो, बस हो गया, चैप्टर आपका फिनिश है। पहले टीचर से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, लेक्चर देखने के बाद आ जाओ डीसी पांडे पे। डीसी पांडे का फर्स्ट टेकिंग इट टुगेदर करो, 3 दिन का टाइम दो अपने आप को कि 3 दिन में पूरा फिनिश करना है। 3 दिन में कर लो, 4 दिन दे दो यार, 4 दिन दे दो, 4 दिन में पूरा फिनिश करो, अच्छे से फिनिश। 5 दिन ले लो, 5 दिन में अच्छे से फिनिश कर लो कि बाद में देखने की जरूरत ना पड़े, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो। और पिछली वीडियो में मैंने देखा कि कोई एक बंदा बोला था कि मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, तो मैंने बोला भाई अगर तुम कोई भी बुक उठाते हो तो ये एज्यूम करके रखो कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से बनेंगे ही नहीं, आपको उससे सीखना है। अब पहले ही सोच के रखोगे कि अरे मैंने इससे पढ़ा तब भी नहीं क्वेश्चन, उससे पढ़ा तो भी क्वेश्चन, तो कैसे बनेंगे आपके? वो बनने से भी नहीं रहे, आप पहले ही हिम्मत हार जा रहे हो। पहले 20 क्वेश्चन समझ लो कि नहीं बनने वाले हैं आपके, ठीक है। दूसरी बात, टेकिंग इट टुगेदर कर लो 5 दिन में, 4 दिन में, फिर 1 दिन 2 दिन PYQs को दे दो। PYQs में गलती नहीं होनी चाहिए। टेकिंग इट टुगेदर में गलती हो जाए चल जाएगा, बट PYQs में गलती नहीं होनी चाहिए। PYQs टाइमर लगा के करो, जल्दी करो। मैं टाइमर लगा के करता था, जल्दी करता था कि अपना एवरेज टाइम निकाल सकूँ। 10 क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में कर रहे हो तो एवरेज 1 मिनट में कर रहे हो आप पर क्वेश्चन, तो ऐसे में टाइमिंग निकालता था। क्योंकि PYQs करने में अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई बात नहीं, क्योंकि नीट में हर लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, जैसे कि कुछ बिल्कुल सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ धीरे सॉल्व होंगे, कुछ फास्ट, तो वैसे होता है। तो अगर PYQs में जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है सब लॉन्ग है, तो अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो ये मैं एक प्रूफ देना चाह रहा था कि डीसी पांडे एक अच्छी बुक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि आप वैसी गलती मत करना कि लास्ट में पछतावा करो कि मैंने ये मॉड्यूल कर लिया, ये करना चाहिए था। वो डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल करना ज़्यादा बेहतर रहता है, मैं अपना बिलीव रखता हूँ कि मॉड्यूल से ज़्यादा अच्छी बुक्स ऑथेंटिक बुक्स होती है। जैसे डीसी पांडे हो गया, HC वर्मा हो गया, जेई के लिए आ गया मैं, HC वर्मा हो गया, इरोडो हो गया, ये सारी बुक्स जो होती हैं ऑथेंटिक होती हैं। अब जेई वाले मॉड्यूल लेके बैठ जाएंगे ना तो उनको भी पता है कि कुछ होने से रहा उनका, ठीक है। इसी तरह से नीट वालों में एक बस फैला दी है बात को कि मॉड्यूल करना चाहिए, मॉड्यूल क्वेश्चन कोचिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग का नहीं, जो रिलेवेंट है, जो ऑथेंटिक बुक है उसको करो। कोचिंग मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था ना, उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में मॉड्यूल बना दूंगा, तो मॉड्यूल कोई ज़्यादा कीमती नहीं होता है, वो दूसरी बुक से लाई चीज़ होती है। मैं कहूँगा आप जाओ किसी ऑथेंटिक बुक को उठाओ, डीसी पांडे उठाओ, कर डालो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी बात हो, आप इंस्टा पे, टेलीग्राम पे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।